थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं आपके पास। कॉग्निटिविज्म संज्ञानवाद, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो ये जो संज्ञानवाद था, संज्ञानवाद क्या होता है, कॉग्निटिज्म क्या होता है? कॉग्निटिज्म इज अ लर्निंग थ्योरी दैट फोकसिंग ऑन द internal mental processes involved in learning, such as thinking, analysis, memory, problem solving। तो इसमें जो है, अगर हम बात करें कि संज्ञानवाद क्या है, तो संज्ञानवाद जो है वो बच्चे की मानसिक क्रियाओं से संबंधित होता है, जिसमें कि हम मेंटल एबिलिटीज, मेंटल एक्शन जो रहते हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। जैसे कि मेमोरी है, थिंकिंग है, एनालिसिस है, प्रॉब्लम सॉल्व है, कोई लॉजिकल थिंकिंग है, इमेजिनेशन है। इन सारी चीजों का हम इसमें अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कॉग्निटिविज्म में। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कॉग्निटिविज्म कॉग्निटिविज्म इज ए learning theory that focusing on the internal mental processes involved in learning, such as thinking, memory, and problem solving। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो कॉग्निटिज्म थ्योरी थी, तो ये जो थी वो जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। और भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कॉग्निटिविज्म के ऊपर काम किया था, लेकिन जो इसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी रहती है वो रहती है जीन पियाजेट की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो जीन पियाजे जो थे, ये एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो था वो अपने ही बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है। तो जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे is also called father of child psychology। जीन पियाजे जो थे
इन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, इसमें इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, लेकिन उससे पहले कुछ की कंसेप्ट भी दिए हुए हैं इन्होंने, तो उसको देख लेते हैं हम पहले। संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय, तो इसमें सबसे पहला जो दिया था इन्होंने, ये था स्कीमा। स्कीमा, स्कीमा क्या है? स्कीमा के बारे में इन्होंने क्या बताया कि स्कीमा जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी है इंफॉर्मेशन की। जैसे कि मान लो बच्चा कोई इमेज देखता है, जैसे अगर बच्चा जो है कुत्ता देख रहा है, मान लो कुत्ते को देखता है, तो उस कुत्ते की इमेज जो है वो बच्चे के दिमाग में फॉर्म हो जाती है, बन जाती है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन की जब जो ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी होती है, उसकी जो फॉर्मेशन होती है, कोई इमेज फॉर्मेशन है, तो उसको स्कीमा बोला गया। किसके द्वारा? जीन प्याजे के द्वारा। तो स्कीमा में जो है वो हमारे पास क्या आएगा? ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद इन्होंने अडेप्टेशन का कंसेप्ट दिया। अडेप्टेशन, एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, जिसमें कि जो बच्चा है वो अपने आप को क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट करता है। इसको अनुकूलन की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया बोला गया। अडेप्ट टू एनवायरनमेंट। उसके बाद नेक्स्ट बताया इन्होंने एजिमिलेशन, आत्मसातकरण। एजिमिलेशन मतलब कि जो इंटीग्रेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास, जो हमारे पास धारणाएं बनी हैं स्कीमास में, जो इमेज बनी है, उसको जो है वो एग्जिस्टिंग स्कीमास को नई नॉलेज के साथ क्या करना? इंटीग्रेट करना, रिलेट करना, उसको जोड़ना, पुराने नॉलेज को नए नॉलेज से जोड़ना। तो ये क्या है? एजिमिलेशन। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे कि मान लो बच्चा जो है वो एक व्हाइट कलर की कैट देखता है, और थोड़ी देर बाद बच्चा जो है वो एक ब्लैक कलर की कैट देख लेता है। तो जो बच्चे ने पहले व्हाइट कलर की कैट देखी थी, उसको वो नई कैट जो उसने ब्लैक कलर की कैट देखी, उसके साथ वो उसको एजिमिलेट में उसको जोड़ने की कोशिश करेगा। तो एजिमिलेशन में आता है इंटीग्रेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एकोमोडेशन। मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास, जो पुरानी नॉलेज है हमारे पास, पूर्व ज्ञान है,
उसको जो है वो मॉडिफाई करके, उसमें कुछ परिवर्तन करके जो है वो वातावरण के साथ एडजस्ट करना, तालमेल बिठाना। तो इसमें क्या आएगा, मॉडिफाइंग मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास। मतलब पुराने ज्ञान को, या जो हमारे पास पहले से ही एग्जिस्टिंग जो इमेज करती है स्कीमास है हमारे पास, उसको जो है कुछ मॉडिफाई करके उसमें कुछ चेंजेस ला करके वातावरण के साथ जो है वो एडजस्ट करना। जैसे एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, जैसे कि मान लो एक बच्चे के सामने एक डॉग आता है, एक कुत्ता उसके सामने आता है, तो उसने अपने जो उसका उसकी थिंकिंग होगी उसमें थोड़ा सा चेंज करते हुए ये पाया कि इसकी जो आवाज है कुत्ते की, या जो उसकी बनावट है, तो वो क्या है, कैट से डिफरेंट है। मान लो कि बच्चे ने एक कैट को देखा है, उसका वो स्कीमा है, उसके माइंड में वो एक अवधारणा बनी हुई है, एक इमेज बनी हुई है कैट की। तो फिर बाद में जो है वो एक कुत्ते को देख लेता है, तो वो अपने उस थिंकिंग में थोड़ा सा चेंज करके एग्जिस्टिंग जो स्कीमास था उसका, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके करते हुए, उसमें थोड़ा चेंज करते हुए क्या पाता है वो, क्या उसने पाया कि जो कुत्ते की आवाज है या उसकी जो शेप है वो किससे है, फिजिकल जो शेप है वो थोड़ी डिफरेंट है कैट से। तो अपने अनुभव से वो क्या पता लगाता है कि वो एक बिल्ली नहीं है, क्या है, एक कुत्ता है। तो ये है एकोमोडेशन। फिर लास्ट जो कंसेप्ट इन्होंने बताई वो था इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन इक्विलिब्रेशन संतुलन। संतुलन कौन सी स्थिति है, जब जो है अकोमोडेशन, एजिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच की जो स्थिति है, मतलब उसका जो बैलेंस है दोनों में, वो अकोमोडेशन सॉरी इक्विलिब्रेशन है। प्रोसेस ऑफ सीकिंग बैलेंस बिटवीन एजिमुलेशन एंड accommodation। तो ये जो थे कुछ की कंसेप्ट थे प्याजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के। उसके बाद आती हैं स्टेजेस, जो इन्होंने स्टेजेस बताई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, किसने, पियाजे ने। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें हमारे पास पहली स्टेज क्या बताई थी, अकॉर्डिंग टू प्याजे है ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्याजे। तो इसमें एट फर्स्ट हमारे पास आती है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये आती है 0 से 2 ईयर, बर्थ टू 2 ईयर्स का जो बच्चा रहेगा उसके लिए इन्होंने ये सेंसरी मोटर स्टेज बताई थी। सेंसरी मोटर मतलब कि इसमें बच्चा जो है वो अपनी सेंसेस से सीखेगा। सेंसेस क्या, उसकी नाक, आंख, कान, इन सारी चीजों से वो, ज्ञानेंद्रियों से मतलब वो ज्ञान सीखेगा, कुछ नॉलेज मिलेगी उसको। तो इन्फेंट्स लर्न थ्रू देयर सेंसेस। सेंसरी मोटर स्टेज में शिशु जो है, इन्फेंट जो है, इन्फेंट्स लर्न
show their senses and motor action. Motor actions. और ये इन्होंने ऑब्जेक्ट परमानेंसी की स्टेज भी बताई थी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी, इसका मतलब कि जैसे मान लो बच्चे को एक पेन दिखाया जा रहा है, 0 से 2 ईयर का बच्चा है, उसको एक पेन दिखाया जा रहा है या उसके पास पेन दिया हुआ है मान लो, और कुछ टाइम बाद वो उस पेन को छुपा लिया जाता है, तो बच्चा जो है इस चीज को मान लेता है कि जो पेन है वो उसके पेरेंट्स ने या जो भी उसके साथ है उनके पास है, वो एक इमेज उसके माइंड में बन जाती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी की स्टेज भी इसको बताया था प्याजे ने। नेक्स्ट स्टेज बताई थी इन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज जो किस एज से होती है बच्चे में, 2 to 7 ईयर्स। अब इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे जो है वो सिंबॉलिक थिंकिंग, बच्चे जो है वो शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करने लग जाते हैं। इस स्टेज में बच्चा अपने पीयर्स ग्रुप, अपना जो उसका पड़ोसी जो बच्चे हैं उनके साथ वो खेलता है, और लेकिन वो सही और गलत का अनुपात तो नहीं कर पाता है, लेकिन जो लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स हैं, सजीव और निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, उनमें वो डिफरेंसेस करने लग जाता है। बच्चा जो है वो सिंबल से, वर्ड से सीखता है और उनका यूज करने लगता है, और बच्चे में जो है वो रिवर्सिबिलिटी की जो एबिलिटी है वो नहीं होती है इस स्टेज में। जैसे कि मान लो अगर हम बोलते हैं कि 2 into 4 8 होता है, तो 4 into 2 कितना होगा, तो बच्चा उसमें सोचेगा, वो एबिलिटी नहीं होगी उसमें। तो इस अवस्था में जो है वो बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होने लग जाती है, क्योंकि वो शब्दों का और प्रतीकों का यूज करने लग जाता है, सिंबल का यूज करने लग जाता है। तो ये कौन सी स्टेज हुई, इस स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन develop symbolic thinking using language and imagination। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज जो थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, अकॉर्डिंग टू प्याजेट, कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज कितनी बताई थी इन्होंने, 7 to 11 ईयर्स। 7 to 11 ईयर्स। इसमें क्या बताया गया, इस स्टेज में, इस अवस्था में बच्चा क्या करेगा, जो सामने रखी हुई वस्तु है, मूर्त मतलब जो उसके सामने है, जिसका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है,
जिसको बच्चा देख रहा है, उसको बच्चा टच कर रहा है, वो कंक्रीट, कोई भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट है, कंक्रीट ऑपरेशनल। तो बच्चा जो है वो सामने रखी हुई वस्तु के बारे में उसको देखकर कुछ इमेज अपने दिमाग में फॉर्म कर लेता है, उसको देखकर ही कुछ जो है वो उसके बारे में बता पाता है। और इस स्टेज में जो है वो बच्चे में रिवर्सिबिलिटी की एबिलिटी आ जाती है, लॉजिकल थिंकिंग जो है इसमें आ जाती है। तो लॉजिकल थिंकिंग में के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, और इसको लॉजिकल स्टेज भी बोला गया है, तार्किक अवस्था, गणितीय विकास, मैथमेटिकल डेवलपमेंट की स्टेज। और इसमें जो है वो रिवर्सिबिलिटी, मतलब अगर 4 into 2 होता है 8, तो 2 into 4 जो है, तो बच्चा जो है एकदम से बता सकता है कि वो भी क्या होता है, 8 होता है। तो इसमें क्या बताया गया था प्याजे के द्वारा, चिल्ड्रन बिकम मोर लॉजिकल, children become more logical in their thinking and become less egocentric। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो थी प्याजे के द्वारा जो बताई गई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो थी इसमें क्या बताया उन्होंने, अमूर्त चिंतन। अमूर्त मतलब कि जो ऑब्जेक्ट, जो थिंग्स हमारे सामने नहीं है, बच्चा उनको नहीं देख रहा है, उनके बारे में भी वो इमेजिन करके जो है वो उनके बारे में बता सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, ये सारी जो है, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारी जो एबिलिटीज हैं वो बच्चे में इस स्टेज में आ जाती हैं। और इसकी एज इन्होंने बताई थी 11 to 15 या अबव 15। डेवलपिंग कैपेसिटी, developing capacity of abstract thinking। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब अमूर्त चिंतन, बिना देखे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये जो थी प्याजे के अनुसार 4 स्टेजेस थी संज्ञानात्मक विकास की। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग, लेकिन ये प्याजे के द्वारा नहीं दिया गया है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जेपी गिलफर्ड ने ये कंसेप्ट दिया था, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्या होती है, कंसेप्ट दिया गया था गिवन बाय
जेपी गिलफर्ड अब कन्वर्जेंट थिंकिंग होती क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग 1950 में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। एक प्रॉब्लम, उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन, सॉरी अपोजिट हो गया। कन्वर्जेंट थिंकिंग एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन, वन प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास आते हैं एमसीक्यूज, एमसीक्यूज जो है, क्विज है। एमसीक्यूज में क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम के लिए, एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। हमारे पास मल्टीपल दिए हुए हैं लेकिन उसमें हम एक पे आते हैं, मतलब मल्टीपल से एक पर आना, वो हुआ कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट जो है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये दोनों कंसेप्ट जो थे वो जेपी गिलफर्ड के द्वारा ही दिए गए थे। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो इसका अपोजिट रहेगा। इसमें हमारे पास वन प्रॉब्लम मैनी सॉल्यूशन, वन प्रॉब्लम मैनी सॉल्यूशंस। एक प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा सॉल्यूशन रहते हैं और इसमें जो है हम एक से मल्टीपल की साइड जाते हैं। कन्वर्जेंट में हम मल्टीपल से एक पे आते हैं और डाइवर्जेंट में एक से मल्टीपल पे जाते हैं। ये सब्जेक्टिव है और वो ऑब्जेक्टिव है। जैसे मान लो हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है लिखने के लिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वो क्या हुई हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये जो है वो एक कंसेप्ट थी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, जो कि मैंने आपको थोड़ी सी बता दी। और बाकी जो हमने पियाजेट थ्योरी के बारे में आज की क्लास में किया, उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी दी थी, उसके कंसेप्ट और 4 स्टेजेस जो रहती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन, मतलब पेपर में आता ही आता है क्वेश्चन, तो ये थ्योरी जो थी वो काफी इम्पोर्टेंट है, पियाजेट थ्योरी। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।